हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम जेई मेंस। सो लास्ट क्लास में हमने बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट किया था। आई होप आपने बाइनोमियल थ्योरम के दोनों वीडियोज़ को अच्छे से और कंप्लीट वीडियो देखा होगा और उन दोनों वीडियोज़ में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जितने भी PYQs सोल्व करवाए गए हैं, उनको पैरेलली आपने अच्छे से सोल्व किए होंगे। अगर आपने बाइनोमियल के सारे PYQs अच्छे से सोल्व किए हैं देन आई मेक श्योर कि आपके जेई मेंस में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पक्का सही हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आपने आउट ऑफ 100 8 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने बाइनोमियल के वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं देन आई विल सजेस्ट कि आप जाओ और दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखो और उसमें जितने भी PYQs सोल्व करवा रखे हैं वो आप एटलीस्ट अच्छे से सोल्व कर लो। आपके बाइनोमियल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, और आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट। तो ये मैथ्स का सबसे इजी टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल एक फ्री का क्वेश्चन होता है, 4 मार्क्स फ्री के होते हैं यहाँ से। ठीक है ना, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन स्टार्ट करते हैं अपना डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही। फॉर ए टाइम बीइंग मैं आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट होता है क्या है। 2 परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं, ठीक है, इनके बीच में कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। मान लिया कि यहाँ पे A11 A12 A13 है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ A21 A22 A23, यहाँ पे लिख देता हूँ A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो इसके बाद में देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी? 1 2 एंड 3। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कॉलम। इनको क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा होता है 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पहले लिखा हुआ होता है वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। वो क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज। और ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ये क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक तो ये बात याद रखोगे। ठीक है ना, उसके बाद में A11 इसका मतलब क्या है कि 1 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, 1 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, 1 पोजीशन पे ये एलिमेंट है। सिमिलरली 2 पोजीशन पे ये एलिमेंट है, 2 पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 3 पे ये है और 3 पे ये है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट A और यहाँ पे M क्रॉस N लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि इसका मतलब क्या है? चलो यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ कि एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है A, ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है M क्रॉस N, तो M जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? M क्या डिनोट करेगा? M डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज। ठीक है, M क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ रोज। और N क्या डिनोट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये तो पहली बात। उसके बाद में दूसरी बात क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड एज ये 2 परपेंडिकुलर लाइन लगा देते हैं मोड A, ठीक है, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं इसको। अब देखो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए उस मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ये क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तभी अपन क्या कर सकते हैं? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद में ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, तो डिटर्मिनेंट को मैं DET से लिखूंगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी if determinant has n rows and n columns, ठीक है, n columns, then order of determinant क्या हो जाएगा? n क्रॉस n, या फिर उसको क्या बोल देंगे? और n। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो ऐसे लिखें अपन कि 1 ऑर्डर का है ना, 1 ऑर्डर का अगर कोई डिटर्मिनेंट लिखें तो डेल्टा, इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे A लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/1। ठीक है, डेल्टा। तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है A B C और D,
ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो 2/2 का डिटरमिनेंट हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2/2 का डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर यहाँ पे एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी ए, ठीक है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी। अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है ना, 2/2 का डिटरमिनेंट है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपने को देखना है यहाँ पे ना। तो कैसे करेंगे, जो राइट हैंड पे पहले डायगोनल आता है उसको देखेंगे पहले, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं कि राइट हैंड पे जो पहला डायगोनल आता है उसको देखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा AD, और उसके बाद में माइनस कर दो जो दूसरा डायगोनल बच जाता है उसको, तो कौन सा हो जाएगा BC, AD माइनस BC, ये इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की, ठीक है ना। तो ऐसे अपन इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट देखो माइनर और कोफैक्टर्स क्या होता है ना। तो मैंने मान लिया कि एक डिटरमिनेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक डिटरमिनेंट लिख देता हूं A, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं A11, A12, A13, यहाँ पे लिख देता हूं A21, A22, A23 एंड A31, A32 एंड A33, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है मेरे पास में। अब देखो पूछेगा क्या, तो मान लो कि ऐसे पूछ ले माइनर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है ना। तो क्या करोगे कि जिस एलिमेंट का माइनर पूछा है उस एलिमेंट को पकड़ लो यहाँ पे, ठीक है, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो रो है और उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको खत्म कर दो, ठीक है ना। खत्म करने का मतलब कैंसिल कर दो और जो बच गया वो लिख दो, ठीक है ना। तो क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ A22, A23 एंड A32, A33, ठीक है। इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। सिमिलरली जैसे मान लो कि अगर ऐसे पूछ ले कि माइनर ऑफ 23, माइनर ऑफ एलिमेंट A23, ठीक है ना। अगर ये पूछे तो क्या करोगे कि इसको पकड़ लो, उसके बाद में इसके करेस्पॉन्डिंग जो रो है उसको कैंसिल कर दो और उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसको कैंसिल कर दो, तो क्या क्या बच गए, ये दोनों बच गए, है ना। ये दोनों बच जाएंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे A11, A12, उसके बाद में A31, A32, ठीक है। ऐसे अपन किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में कोफैक्टर, ठीक है ना, उसके बाद में कोफैक्टर। सो अगर माइनर फाइंड आउट कर लिया तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है ना। देन अगर मैं ऐसे लिखूँ कोफैक्टर ऑफ A11, क्या अभी तक तो माइनर फाइंड आउट किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ कोफैक्टर ऑफ A11। तो उसमें करना क्या है, उसमें देखो करना क्या है कि माइनर ही फाइंड आउट करना है, बट ये चेक करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कि लोकेशन का मतलब वो कहाँ पे है वो, है ना। तो A11 देखो A11, तो इसका अगर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे कि -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। इसका मतलब क्या, यहाँ पे देखो I का वैल्यू कितना है, I इज इक्वल टू 1 और J का वैल्यू भी कितना है 1, ठीक है ना। तो -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 और M11, ठीक है। तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा M11, जो अपना माइनर है वही क्या हो जाएगा कोफैक्टर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना है ना, याद क्या रखना है, माइनर तो डायरेक्ट सोल्व कर लोगे, माइनर में तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा, बट कोफैक्टर फाइंड आउट जब कर रहे हो तो एक बात याद रखना। क्या बात याद रखोगे कि देखो मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ, एक तो ये है ना, एक तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसके साथ में इसका अगर कोफैक्टर लिखो तो पहले माइनस लिखना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। कैसे याद रखोगे कि अगर 3/3 का कोई डिटरमिनेंट लिखा है तो इसका जो मिड एलिमेंट है ना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों उसका देखो 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 2 + 3 करेंगे 5 आएगा, 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा। तो दोनों का सम कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है, दोनों का सम कैसा आ रहा है, ओड आ रहा है। तो -1 की पावर ओड करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ तब क्या लिखेंगे अपन, माइनस लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं ऐसा लिखूँ कि कोफैक्टर ऑफ A23 अगर ये लिखें तो -1 की पावर कितना आ जाएगा 2 + 3 एंड M23 माइनर ऑफ एलिमेंट 23, तो -1 की पावर ओड कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा M23, ठीक है ना। तो कोफैक्टर और माइनर में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, 1-2 बार आप सोल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। देखो तो यहाँ पे देखो मान लो कि एग्जाम्पल है
ये क्या है अपने पास में डिटर्मिनेंट गिवन है 3/3 का, ठीक है, 3/3 का, ठीक है। तो अगर इसमें माइनर निकालना है कौन से A1, मतलब यहाँ पे माइनर 11 M11 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट 11, यहाँ पे 11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका माइनर, मतलब क्या कि इसको पकड़ लो और इसको कैंसिल कर दो, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और इसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो बच गया वो क्या आ जाएगा, उसका माइनर आ जाएगा। तो देखो Q R Y एंड Z, और इसका वैल्यू से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको इक्वल किया हुआ है किसके, कॉलम को फैक्टर C11, ठीक है ना। को फैक्टर देखो C11 1 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 होता है 2, और ये कैसा है इवन है, तो को फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनर के। अब बस ऐसे याद रखो कि अगर इवन है ना, I J, तो I प्लस जे अगर इवन है तब तो क्या होगा, देन MIJ इज इक्वल टू CIJ, ठीक है। और अगर I प्लस जे ओड है, क्या है, ओड है, देन CIJ इज इक्वल टू माइनस MIJ, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं रहेंगे, बस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। M23 2 प्लस 3 कितना होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है 5 ओड, इसका मतलब यहाँ से जो 2 3 एलिमेंट है, 2 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका अगर को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो C23 विल बी माइनस ऑफ M23, है ना, ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर 3/3 का कोई डिटर्मिनेंट अपने को गिवन है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा लिख दो, उसका वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा दैट इज इक्वल टू कोई भी एक रो पकड़ लो, है ना, कोई भी एक रो पकड़ लो, मान लो कि फर्स्ट रो पकड़ लिया मैंने, क्या पकड़ लिया मैंने, फर्स्ट रो पकड़ लिया, ठीक है। फर्स्ट रो पकड़ लिया तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या है, A11, इसके करस्पॉन्डिंग जो को फैक्टर है वो लिख दो, ठीक है। मतलब क्या कि C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 एंड C13, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। सिमिलरली अपन क्या लिख सकते हैं कि मान लो दूसरा रो लिख लिया तो A12, यहाँ पे क्या आएगा C12 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 21, दूसरा रो लिख रहे हैं ना 21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23, और यहाँ पे क्या जाएगा C23। सिमिलरली अपन क्या ले सकते हैं कि A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 एंड C33, ठीक है। ये सब क्या होगा, ऐसे सोल्व करने से क्या मिलेगा अपने को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक बात है। अब देखो एक बात यहाँ से और क्या याद रखोगे वो आगे सीखेंगे, चलो आगे बता दूंगा मैं साथ में ही। डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये मान लो 3/3 का एक डिटर्मिनेंट गिवन है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तरीके होते हैं, मेथड 1, ठीक है। मेथड 1 में क्या करोगे, मेथड 1 में ऐसा करो कि कोई भी एक रो पकड़ लो, ठीक है। रो को पकड़ लिया, मतलब अगर ये रो पकड़ ली मैंने तो देखो A11 लिख दिया प्लस A12 लिख दिया प्लस A13 लिख दिया। उसके बाद में स्टेप 1 तो ये है, उसके बाद में क्या करो कि उसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा C11 C12 एंड C13, तो ये क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अपन कॉलम के साथ में भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे ही कॉलम के साथ में भी कर सकते हैं। रो की जगह पे क्या ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हो, ठीक है। रो या फिर कॉलम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रो की जगह पे कॉलम भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि कैसे अपन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इजीली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज देखते हैं, नंबर ऑफ जीरोज जिस रो में या कॉलम में ज़्यादा होते हैं उसको पकड़ लेते हैं अपन, ठीक है ना। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। मेथड टू वो क्या होता है, सेरेस रूल होता है। सेरेस रूल क्या होता है, वो सेरेस रूल, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको ट्राई मत करना, ऐसे ही सोल्व करना, ठीक है ना। तो वो कैसे सोल्व करेंगे, वो ऐसे सोल्व करेंगे, देखो कि मान लो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट गिवन है अपने को,
A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो सेरेस रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड से चालू करो, है ना, राइट हैंड पे जो कॉलम है वहाँ से चालू करो। तो पहले तो इन तीनों को एक साथ लिख लो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आएगा A11 A22 A33 प्लस कर लो। देखो इन दोनों को, इसको उठाओ और दो एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आने चाहिए तो कौन सा साथ मिलेंगे, इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है A12 इंटू A23 इंटू A31, ठीक है, प्लस देखो ये 2 एलिमेंट को साथ में ले लो और कौन सा बच गया ये, तो इसको साथ में ले लो, प्लस ये कितना हो जाएगा A21 A32 एंड इंटू में आ जाएगा A13, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा माइनस। अब क्या करो कि उल्टा चल जाओ, तो ये डायगोनल पकड़ लो, है ना, ये डायगोनल पकड़ लो, तो ये डायगोनल पकड़ोगे तो कितना आएगा, सारे अब आएंगे माइनस में, ठीक है ना, सारे कैसे किस में आएंगे, माइनस में। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सारे माइनस में आएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा A31 इंटू A22 इंटू A13 प्लस इन दोनों को पकड़ लो, इसको और इसको पकड़ लो तो कितना आ जाएगा A32 A23 इंटू क्या आ जाएगा, एक बच गया कौन सा A11, कौन सा बच गया A11 और प्लस में A कौन सा जाएगा, इन दोनों को एक साथ लिख लो तो कितना आ जाएगा A12 इंटू A21 और साथ में क्या रह जाएगा A33। ये आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे भी नहीं याद रह रहा है तो उसका एक तरीका और होता है, वो अपन क्वेश्चंस में बता देंगे, ठीक है। ज़्यादा तरीके बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं क्वेश्चंस में बताते जाऊंगा, जो भी इसके पॉसिबल मेथड्स हैं वो मैं क्वेश्चंस में बताता जाऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या कि रोज को कॉलम बना दो, रोज को कॉलम बना दो, कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दो, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज। देखो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और इसका अगर ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करो कि ये जो देखो रो है, ये एक रो है और ये एक रो है, इनको क्या करो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। कॉलम की फॉर्म में लिख दो तो देखो A1 B1 C1 A2 B2 C3 और A3 B3 C3, ठीक है। बेसिकली करना क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो और जो कॉलम है उनको रोज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो उनकी पोजीशन कन्वर्ट नहीं करनी है, पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आपने जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड कॉलम बना दिया, ऐसा नहीं करना है। करेस्पॉन्डिंग रोज और करेस्पॉन्डिंग कॉलम को चेंज करना है अपने को, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो उसके रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ए, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू और उसके ट्रांसपोज का वैल्यू, दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। या आप चेक भी कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब अनचेंज्ड इफ द रोज कन्वर्ट इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रोज, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी अगर रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दो। और ये कन्वर्ट करना कब है, जब अपने को ऐसा रिक्वायरमेंट रहे कि रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट करने से अपनी कैलकुलेशन ईजी हो रही हो, तभी करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, इफ 2 रोज और कॉलम्स, है ना, कोई भी दो रोज को या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो उसकी वैल्यू के पीछे क्या जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके वैल्यू के पीछे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। जैसे कि मान लो एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C3 एंड A3 B3 C3, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये रो यहाँ पे ले आया और ये रो यहाँ पे ले आया, एक चेंज लगाया मैंने, एक इंटरचेंज किया है, एक इंटरचेंज
ओनली मैंने क्या किया, एक इंटरचेंज किया है, फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दिया और सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दिया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी D1 इज इक्वल टू -D2, ठीक है ना, ऐसे याद रखोगे। सेम कॉलम के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना, सेम कॉलम के लिए अप्लाई होता है। कोई भी दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने से वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के साथ में आ जाएगी, वैल्यू वही आएगी और बट क्या आएगी, नेगेटिव के साथ में, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि लेट लेमडा बी ए स्केलर देन लेमडा टाइम्स डिटरमिनेंट ए इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग एनी रो और एनी कॉलम बाई डिटरमिनेंट बाई लेमडा। इसका मतलब क्या, सीधा सा मतलब ये है कि अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट गिवन है अपने को, ठीक है, और अगर इस डिटरमिनेंट को लेमडा से मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी मतलब स्केलर वैल्यू, जैसे कि मान लो 2 ले लिया, 3 ले लिया या -2, ठीक है, ऐसा कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लिया, तो अगर उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट को या तो किसी भी रो के अंदर डाल दो या किसी भी कॉलम के अंदर डाल दो, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो जो के से मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो कि KA1 KA2 और KA3, और बाकी का ऐसा कैसे लिख दो, B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो लास्ट में वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, K टाइम्स मोड A, ठीक है ना, K टाइम्स मोड A, या जो भी रही थी ये D है ना, तो K टाइम्स मोड D, ठीक है, ये आ जाएगा। बेसिकली करना क्या है कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर, देखो मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो स्केलर होता है या जो कांस्टेंट होता है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट यहाँ पे डिटरमिनेंट में क्या होता है कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो एक रो से मल्टीप्लाई होता है या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाता है पूरा, ठीक है ना। ये बात याद रखोगे, दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करके चलोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट, इफ ए डिटरमिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0 इन एनी रो और कॉलम, मतलब क्या, किसी भी एक रो में या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। या तो कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं या सारे मतलब क्या कि कॉलम के एक सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। मैंने क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हैं या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए डिटरमिनेंट हैज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल, मतलब क्या कि दो रोज क्या हो, या तो सेम ही हो या फिर क्या हो, प्रोपोर्शनल मतलब क्या, दोनों का रेशियो सेम हो, ठीक है ना, दोनों का रेशियो सेम हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखो देन इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है। इसका मतलब देखो ये रो और ये रो दोनों क्या लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है ना, ये और ये रो दोनों क्या लिखी हुई है, सेम है ना। अगर ये दो रो सेम है या कोई भी दो कॉलम सेम है सेम है या फिर क्या है, प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था, प्रोपोर्शनल है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। मतलब क्या, जैसे कि मान लो एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लो 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे मान लो 5 10 और 15 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ -1 2 और 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों अगर रो को ध्यान से देखें तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, 5 बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर 5 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे क्या बचेगा 3। तो ये दोनों रो कैसी होगी, सेम होगी ना। तो अगर दोनों रो सेम होगी इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। डायरेक्ट आप विदाउट सोल्व किए बता सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज काम कम आएगी। देखो इसको पूरा सोल्व करना नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अगर ऐसे देख लेते हो कि दो रोज सेम है या प्रोपोर्शनल है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो आप कितनी, 0, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column can be expressed as sum of 2 terms then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinants, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो दो एलिमेंट्स का सम है, तो क्या करो कि इसको अलग लिख दो और इसको अलग लिख लो। मतलब क्या कि एक डिटरमिनेंट ऐसा लिख दो कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1 A2 B2 C3, ये तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये तो क्या रहेंगे, सेम। तो यहाँ पे प्लस में उनको अलग अलग कर दो, यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो। अगर यहाँ पे माइनस साथ में मान लो माइनस होता
तो क्या लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है ना। तो बाकी सारे का ऐसा कैसा लिख दो, एक्स वाई जेड A2 B2 C2 और A3 B3 C3, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, आई होप आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, तो ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता है कि A1 प्लस एक्स प्लस यहाँ पे मान लो कि ऐसा होता है कि लेमडा, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा होता है कि B1 प्लस वाई प्लस म्यू, और यहाँ पे होता C1 प्लस जेड प्लस डेल्टा, ठीक है ना। तो इसको 3 डिटरमिनेंट में ब्रेक कर देते, ठीक है ना। बाकी की ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये सारे तो एलिमेंट कैसे रहते, ऐसा कैसा रहते, और पहली डिटरमिनेंट में क्या आता, ये एलिमेंट आ जाते, ये वाले एलिमेंट आ जाते तीनों, है ना। दूसरी में क्या आते, ये वाला आ जाता, और थर्ड में ये और ये आ जाता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट ऑल्टर्ड मतलब चेंज नहीं होगी, बाई एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ए कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। इसका मतलब क्या कि मान लो एक अगर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करें, मान लो यहाँ पे कैसा ऑपरेशन अप्लाई करें, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, ठीक है, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, मान लो कि रो RI इज इक्वल टू, अगर रो में अपन ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो अगर RI ith रो में अगर ऑपरेशन अप्लाई करें तो सबसे पहले यहाँ पे भी I लिखोगे आप, ठीक है ना। याद क्या रखोगे, अगर यहाँ पे I लिखा है तो यहाँ पे भी सबसे पहले I ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद में प्लस माइनस कुछ भी कांस्टेंट लिख दो, लेमडा टाइम्स R2 प्लस माइनस म्यू टाइम्स R3, ठीक है। ऐसा कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, ठीक है। सेम चीज क्या कर सकते हो सिमिलरली कॉलम के लिए, तो कॉलम मान लो CJ दैट कैन बी रिटन एज CJ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पहले सेम लिखोगे, CJ कैन बी कन्वर्टेड एज, या फिर CJ में क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि CJ इज इक्वल टू CJ प्लस माइनस A कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, चलो A तो नहीं लिखता हूँ मैं, कुछ लिख देता हूँ, मान लो डेल्टा टाइम्स CJ, ठीक है, CJ, और यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे मान लो कि R1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो RJ और RK लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा टाइम्स CJ प्लस माइनस गामा टाइम्स CK, ठीक है। ऐसा कोई भी ऑपरेशन अपन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक डिटरमिनेंट गिवन है, और D2 क्या लिख दिया मैंने, D2 में क्या किया, D2 में लिख दिया कि R1 को रिप्लेस कर दिया किससे, R1 प्लस M टाइम्स R2 से, ठीक है। ऐसे अपन रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन अपन लगा सकते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये कब लगाना है, जब ऐसी कुछ बड़ी बड़ी नंबर्स आ जाएं, या फिर कुछ बड़ा ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि जो सोल्व करने में बहुत टाइम लगे, उसमें कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। कैसे अप्लाई करने हैं वो अपन देखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एनी रो इज 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सीधा सा ये है कि अपन ने डेल्टा इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला था कि जो भी रो ले रहे हैं, जो भी रो लेते हैं, रो या कॉलम लेते हैं, है ना, लेते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग ही क्या लेते हैं, कोफैक्टर, उसके करेस्पॉन्डिंग ही क्या लेते हैं, कोफैक्टर्स। ये तो बताया था मैंने अभी, है ना। मतलब क्या, अगर A11 लिया है तो C11 प्लस A12 और C12 प्लस A13 C13, तभी तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। अब मान लो अगर ऐसा ले लिया मैंने, मान लो कि रो ले लिया फर्स्ट A11 और इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं लेके, कोफैक्टर नहीं लेके क्या ले लिया मैंने ऐसा ले लिया कि C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 और C23, ठीक है ना। एलिमेंट्स ले लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स ले लिए सेकंड रो के, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0। उसका वैल्यू डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये याद रखोगे। जैसे कि मान लो ऐसे मैंने क्या किया कि लास्ट से थर्ड रो ले लिया, है ना, मतलब A31 या फिर कॉलम ले लेते हैं, चलो अब की बार, ठीक है। क्या लेते हैं, कॉलम में मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम ले लिया, तो फर्स्ट कॉलम में क्या क्या आएंगे, वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू कैसे आएगी, फर्स्ट कॉलम में क्या क्या आएगा, देखो A11 आएगा, तो उसके साथ में क्या लिखना पड़ेगा, C11, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, A21 आएगा, ठीक है। तो इसका करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आएगा, C21 प्लस A31, यहाँ पे 31 आएगा, और करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कितना आ जाएगा, C31, ठीक है। ये तो क्या आएगा, वैल्यू आएगा। और अगर कॉलम फर्स्ट लिया है
और को फैक्टर क्या ले लिया, सेकंड कॉलम के ले लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। बेसिक सी बात ये है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन करते क्या है, कोई भी एक रो या कॉलम पकड़ते हैं और उसके एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर्स के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो अपने को क्या मिलता है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। और अगर अपने ऐसा कर दिया कि कोई रो या कॉलम लिया और उसके एलिमेंट्स लिए और उसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स नहीं लेके दूसरे किसी रो या दूसरे किसी कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। नेक्स्ट है फैक्टर थ्योरम। तो यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट if by putting x is equal to a the value of determinant vanishes and then x is equal to a is a factor of the determinant। मतलब क्या कि जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें अगर x की जगह पे a पुट करें और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाए एट x इज इक्वल टू a देन x माइनस a क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो कैसे यूज करेंगे इसको, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करो कि रोज को कॉलम वाइज रो टू कॉलम, ठीक है। अगर रो पकड़ रहे हो तो उसको कॉलम के साथ लेके जाओ और कॉलम पकड़ रहे हो तो उसको रो के साथ मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं करोगे कि रो को रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगर दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिटर्मिनेंट का अगर आपने रो पकड़ लिया है तो दूसरे डिटर्मिनेंट का कॉलम पकड़ेंगे, करेस्पॉन्डिंग कॉलम पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ये फर्स्ट रो पकड़ लिया तो उसका सेकंड कॉलम पकड़ेंगे। ठीक है, वो एलिमेंट आएंगे तो क्या करेंगे, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अगर इसका मैंने क्या किया, रो पकड़ लिया तो A1 और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में। ठीक है, इसको किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ में, तो क्या आ जाएगा A1L1 प्लस B1L2। ठीक है, और इसके बाद में क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, A1M1 प्लस B1M2। ठीक है ना, ये क्या रो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कॉलम चेंज होता रहेगा। उसके बाद में सेकंड रो पकड़ लो, सेकंड रो देखो इसकी भी सेकंड रो है ना, तो सेकंड रो में क्या होगा, A2 ये किसके साथ जाएगा, M2 के साथ में, और B2 किसके साथ जाएगा, B2 किसके साथ में जाएगा, पहले तो इसके साथ जाएंगे ना, A2 जाएगा L1 के साथ में, B2 जाएगा L2 के साथ में। उसके बाद में प्लस उसका लास्ट जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, A2M1 प्लस B2M2। बेसिकली करना क्या है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर ये रो है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसके मल्टीप्लीकेशन का पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा, वो मिलेगा किसको, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। ठीक है ना, तो क्या आएगा, A1L1 प्लस B1L2 प्लस C1L3। ठीक है, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये अपने को करेस्पॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे फर्स्ट रो के। ठीक है ना, जब तक फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो करेस्पॉन्डिंग कॉलम से तो अपने को क्या मिलेगा, फर्स्ट रो मिलेगा। अगर सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो करेस्पॉन्डिंग कॉलम से तो क्या मिलेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक बात है, आई होप आपको ये तो पता ही होगा। और नेक्स्ट अपन देखते हैं समेसन। ठीक है, समेसन। तो समेसन के लिए देखो, अगर डेल्टा आर का फंक्शन है, क्या है, डेल्टा आर का फंक्शन है, तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये 6 के 6 एलिमेंट तो कैसे हैं, कांस्टेंट है। और ये 3 एलिमेंट क्या है, इसमें आर का आर वेरिएबल आ रहा है, वेर A1 A2 A3 B1 B2 B3 आर कांस्टेंट्स और इंडिपेंडेंट ऑफ आर। आर से क्या है, इंडिपेंडेंट। तो अपन समेसन अगर सोल्व करेंगे तो समेसन में क्या करेंगे, जो वेरिएबल टर्म है उसके साथ समेसन सोल्व कर लो। ठीक है ना, तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे समेसन सोल्व कर लो। ठीक है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, तो इसके साथ में समेसन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कैसे सोल्व करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर मान लो x का फंक्शन है और सारे के सारे टर्म्स में या सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, x की टर्म्स में है, तो क्या करोगे, डिफरेंशिएशन पहले तो फर्स्ट रो का कर दो, बाकी को ऐसे कैसा रख दो, है ना। पहले तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन कर दो और बाकी का ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, उसके बाद में प्लस सेकंड रो का कर दो, उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड को ऐसा कैसा छोड़ दो, और प्लस क्या करो, थर्ड रो का कर दो और बाकी दोनों रोज को क्या कर दो, ऐसा कैसा छोड़ दो। ठीक है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन देगा नहीं, बहुत छोटा सा देगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर डेल्टा एक्स ऐसा कुछ मान लो दे रखा है, ठीक है, और अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा डेस एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करो, पहले तो इस रो का डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस बाकी का ऐसा ऐसा लिख दो, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, प्लस बाद में क्या करो, सेकंड रो का कर दो,
सेकंड रो का डिफरेंशिएशन कर दो, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो, और प्लस क्या कर दो, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन कर दो और बाकी दो रोज को ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद में इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में देखो यहाँ पे एक ही रो में अक्स का फंक्शन है या वेरिएबल है, तो इसको क्या करोगे, अगर इंटीग्रेशन करना है पूरे फंक्शन का तो जो वेरिएबल एलिमेंट्स हैं उसका इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, बाकी सारे कैसे हैं, कांस्टेंट। ये आई होप आपको सबको पता है, इसको और एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस हैं, अपन क्वेश्चंस करते हैं तो आइडिया लगेगा कि कर क्या रहे हैं, है ना। तो लेट a इज इक्वल टू दिस, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डिवाइड बाई b। इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a अपने को बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट सोल्व कर लें या फिर मैं इसका वैल्यू बताऊं कैसे सोल्व करोगे। एक काम करो, क्या करो कि ऐसा कर लो कि R3 को रिप्लेस कर दो किससे, R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू व्हाट। इसको फर्स्ट रो को ऐसा कैसा लिख देते हैं और सेकंड रो को भी ऐसा कैसा लिख देते हैं, b स्क्वायर प्लस 1 और इसको b लिख दिया, इसमें से इसको माइनस किया -1। ठीक है, और इसमें से इसको माइनस किया, ये 0 हो गया, और इसमें से इसको माइनस किया 1 हो गया। ठीक है, ये आ गया क्या। अब देखो एक काम और करो कि C3 को रिप्लेस कर दो C3 प्लस C1 से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू व्हाट, इसको ऐसा कैसा लिख दो, 2b माइनस 1 b स्क्वायर प्लस 1 और 0, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b, और ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब देखो क्या करो, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो या तो सेरेस रूल लगा लो। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि सेरेस रूल अगर आपको आता है तो डायरेक्ट अप्लाई करो, नहीं तो क्या करो, इस रो के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर लो इसको, है ना। तो क्या आएगा, -1 इंटू, तो ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b इंटू बी माइनस b स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस अंदर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा क्या, दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, है ना। अब देखो मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि मिनिमम और मैक्सिमम की जब भी बात करें तो आप किसके बारे में सोचोगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बारे में सोचोगे, या फिर AMGM के बारे में सोचोगे, या फिर डेरिवेटिव के बारे में सोचोगे। तो यहाँ पे तो वेरिएबल है नहीं, तो किसके बारे में सोचोगे आप, AMGM के बारे में सोचोगे। वैल्यू किसकी चाहिए अपने को, मिनिमम डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो b स्क्वायर डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई b की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको b प्लस 3 डिवाइड बाई b ऐसा लिख सकता हूँ ना। अब मेरे को देखो यहाँ से एक चीज दिख रही है कि b से b कैंसिल हो रहा है, कैसे, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब am ग्रेटर देन gm लगा देते हैं, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अगर ये अप्लाई करें तो क्या आएगा, am क्या आ जाएगा, b प्लस 3 डिवाइड बाई b डिवाइड बाई 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b इंटू 3 डिवाइड बाई b की पावर 1 डिवाइड बाई 2, b से b कैंसिल आउट, तो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 3। ठीक है, यही पूछा है क्या अपने को, तो यही पूछा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी 2√3, बाकी हमेशा क्या रहेगा इसका ग्रेटर देन, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, देखो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप जो क्वेश्चंस में लैंग्वेज दी हुई होती है उसको ध्यान से पढ़ोगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, भयानक सा, है ना। तो इससे डरना नहीं है आपको, क्या करना है, देखो एक काम ऐसा करो कि देखो कुछ कैंसिल आउट करने के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा क्या, तो एक काम ऐसा करो आप, देखो R3 है ना, R3 को रिप्लेस कर दो R3 प्लस R1 से। ठीक है, R3 को रिप्लेस कर दो R3 प्लस R1 से, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि D गायब हो जाएगा, है ना। D गायब हो जाएगा क्या, मैं देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से D गायब हो जाएगा, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो यहाँ से साइन थीटा गायब हो जाएगा, है ना, और इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो बेसिकली आएगा क्या, देखो बाकी तो ऐसा कैसा रह जाएगा, -2 4 प्लस D और आ जाएगा साइन थीटा -2। आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, जैसा भी आपको इजी लगे वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, बट कैलकुलेशन इजी बननी चाहिए। ठीक है, साइन थीटा +2, यहाँ पे कितना हो जाएगा D, और इन दोनों को अगर ऐड किया तो यहाँ पे आएगा 3, दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है ना, 2 साइन थीटा, और उसके बाद में क्या आएगा, देखो
ये गया ना इसके साथ में, तो -2 से -2 भी +2 ये गया, तो 2D बच गया क्या, ओनली 2D बच गया। ठीक है, अब एक काम करो कि इससे इसको ऐसे कर लो कि R3 को अगेन रिप्लेस कर दो, किससे, R3 को अगेन रिप्लेस कर दो किससे, R3 को रिप्लेस कर दो किससे, देखो यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो 2 टाइम्स R3 माइनस 2 टाइम्स R2 इससे रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा, देखो क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा -2 4 + D, ये आ जाएगा साइन थीटा -2, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसा का ऐसा साइन थीटा +2, और ये आ जाएगा D। अब इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो देखो इसमें से 2 टाइम्स कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 1, और इसको 2 टाइम्स करके कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो R3 और -2 टाइम्स R2, तो यहाँ पे एक 4 रह जाएगा क्या, यहाँ पे साइन थीटा +2 है ना, ये है 1, ठीक है, उसके बाद में ये तो D है ना यहाँ पे, तो D गया था, साइन 2 थीटा रह गया क्या, 2 साइन थीटा, सॉरी, ओके 2 साइन थीटा, ओके, यहाँ पे +4 भी आएगा ना, यहाँ पे +4 भी आएगा एक, है ना, देखो यहाँ पे एक +4 भी था, तो +4, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो अब सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी कितनी, देखो इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, तो ये गया और ये गया, तो D से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, D से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 + D × D, है ना, ये आ जाएगा, और साइन थीटा -2 साइन थीटा +2, तो माइनस हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू कितना, D स्क्वायर प्लस का 4D, और माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, ये आ जाएगा क्या, -+4, यही तो आएगा। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को करना है मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, है ना, क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो इसकी अगर मिनिमम वैल्यू रखनी है तो D स्क्वायर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, D स्क्वायर प्लस का 4D, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो 1 पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो D स्क्वायर प्लस 4D -1 + 3 इज इक्वल टू 0, तो ये D में क्या बन रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आएगा, D स्क्वायर प्लस 4D और +3 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, कैलकुलेशन सही सोल्व कर रहे हैं क्या, एक बार चेक कर लेना आप, है ना, D स्क्वायर प्लस 4D प्लस 3, इसका क्या करना है अपने को, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमम क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो D स्क्वायर प्लस 2D सॉरी प्लस 4D है ना, प्लस का 4D, तो +4 कर लो -4 कर लो, है ना, तो +4 कर लो -4 कर लो, ठीक है, और अच्छा ये इक्वल टू गिवन है, तो अपने को तो D का वैल्यू निकालना है ना, ये तो इक्वल टू किसके गिवन है, D, और डिटरमिनेंट का वैल्यू गिवन है 8 के, डिटरमिनेंट का वैल्यू गिवन है 8, तो दिस इज इक्वल टू 8, तो D स्क्वायर प्लस का 4D -5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से D इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, -5, D इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, -5, ठीक है, दिस इज डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन एंड इक्वल टू 8, ठीक है ना, ये देखना है अपने को, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अपने बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, CBSE बोर्ड में जो बुक गिवन है उसमें क्वेश्चन ये गिवन है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखो कैसे सोल्व करोगे, इसमें क्या ऑपरेशन लगाएं कि ये जल्दी से सोल्व हो जाए, R1 को रिप्लेस कर दो R1 + R2 + R3 से, ठीक है, R1 को रिप्लेस कर दो R1 + R2 + R3 से, ठीक है, तब होगा क्या, तो R1 को रिप्लेस कर रहे हैं R1 + R2 + R3, तो अगर यहाँ से देखो 2B हो जाएगा, तो माइनस प्लस का B प्लस का C, तो बच जाएगा क्या, A + B + C बच जाएगा, तो बाहर निकाल लो उसको, A + B + C, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 बच गया, ठीक है ना, तीनों रो में क्या, तीनों एलिमेंट क्या आएंगे, A + B + C आएंगे, तो यहाँ से मैंने A + B + C बाहर निकाल लिया, ठीक है, और बाकी का ऐसा कैसा लिख दो, 2B, यहाँ पे आ जाएगा B - C - A
और यहाँ पे आ जाएगा 2b, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2c और c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब क्या ऑपरेशन लगाओ, अब देखो एक और को जीरो बना लो, क्या करो कि कॉलम को कर लो, है ना। तो कॉलम C2 को रिप्लेस कर लो C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर लो C3 माइनस C1 से, साथ में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c तो बाहर था ही, उसके बाद में इसको कॉलम को ऐसा कैसा रख लो 2b 2c 1 2b और 2c, इसमें से इसको माइनस करेंगे ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, देखिए कितना आ रहा है माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c आ रहा है क्या, और इसमें से इसको माइनस करो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करो जीरो, इसमें से इसको माइनस करो, देखो तो ये जीरो हो रहा है क्या, इसमें से इसको माइनस करो तो ये भी कितना आ रहा है माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो अब तो सारे लगा दो डायरेक्ट, ये एक कॉलम आ जाएगा, इसके बाद में सारे जीरो हो जाएंगे क्या, उसके बाद में सारे जीरो हो जाएंगे, तो a प्लस b प्लस c और मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा क्या, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अपन को वैल्यू किसकी पूछी है, देन x इज इक्वल टू, और x क्या है, x इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का a माइनस का b माइनस का c बच जाएगा, और स्क्वायर करेंगे तो वापस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ये अपने CBSE बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, और कौन से ईयर में पूछा है, 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इज इक्वल टू दिस, थीटा बिलोंग्स टू दिस एंड डिटर्मिनेंट a लाइज इन द इंटरवल पूछा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करें, क्या ऑपरेशन लगाए, यहीं पे ऑपरेशन लगा देते हैं ना, R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, R1 को रिप्लेस कर दो R1 प्लस R2 से, या फिर R3 से कर दो R1 प्लस R3 से, ठीक है। R1 को रिप्लेस कर दो किससे, R1 प्लस R3 से, उससे कुछ फायदा होगा क्या, R1 प्लस R3 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, R1 को अगर रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R1 प्लस R3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा जीरो, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बाकी को ऐसा कैसा लिख दो, माइनस का साइन थीटा 1 एंड साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 माइनस का साइन थीटा एंड 1। अब इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो, अगर एक्सपेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो देखो कितना आएगा 2 टाइम्स, इसको ले जाओ खत्म, ठीक है। और ये कितना है, कौन सा एलिमेंट है ये, A13 है ना, तो प्लस का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टाइम्स साइन थीटा नहीं होगा, ये 1 जाएगा इसका ना, देखो ये तो एक 2 गया, और इसके साथ में यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऐसा लिखना है। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा क्या, +1, ठीक है। तो ये आ रहा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, देखो थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 3π/4 से लेके 5π/4 तक, ठीक है। थीटा का वैल्यू 3π/4 से लेके 5π/4 तक, ठीक है, ओके। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इसका मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 से लेके π/2, 3π/4 कहाँ, 3π/4 का मतलब कितना होता है, 3π/4। देखो साइन स्क्वायर थीटा कुछ ऐसा आएगा क्या, ऐसा कुछ साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आता है ना, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ ऐसा आता है ना कुछ, ठीक है। तो अपने को इसको क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमाइज, ठीक है। 3π/4 ये कितना होता है, यहाँ पे होता है पाई, है ना। तो इसका मतलब 3π/4 यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे होगा 3π/4, और 5π/4 कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ 5π/4 होगा। यहाँ पे कितना होता है, 3π/2 होता है ना, यहाँ पे कितना होता है 3π/2, ठीक है। तो 3π/4 पुट करो, देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे π/2 भी आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया, π/2, और यहाँ पे आ गया कितना, पाई। तो मिनिमम कहाँ पे होगा, पाई पे, है ना, मिनिमम कहाँ होगा, पाई पे, मिनिमम होगा पाई पे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0। और स्क्वायर वैल्यू तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये 0 से लेके कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, 1 तक, और अगर 1 हो नहीं सकता क्योंकि π/2 है नहीं इसमें, ठीक है ना।
पाई बाई 2 नहीं है। देखो 1 कब होता, 1 कब होता, जब ये यहाँ पे होता है ना, ये यहाँ पे होता, ठीक है, या तो कहाँ पे पाई बाई 2 पे या 3 पाई बाई 2 पे, तब क्या होता मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो 3 पाई बाई 4 ये पुट करके देखो कितना आ रहा है। 3 पाई बाई 4 कितना होता है, पाई माइनस पाई बाई 4 होता है ना, पाई माइनस पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई बाई 4 1 डिवाइड बाई रूट 2, तो 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक, ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देते हैं, ठीक है। 0 से लेके 1 डिवाइड बाई 2 तक, उसमें 1 ऐड करो तो दैट विल बिकम कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 3 डिवाइड बाई 2 तक ओपन इंटरवल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दैट विल बिकम 2 से लेके क्लोज इंटरवल 2 से लेके ओपन इंटरवल 3 तक, ओपन इंटरवल 3 तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम वैल्यू तो इसकी देखो कहाँ पे होती है, साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, पाई पे, क्योंकि पाई इस इंटरवल में है, कहाँ से कहाँ तक है, ये इंटरवल दे रखा है 3 पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक, यहाँ पे कुछ मान लो, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 3 पाई बाई 4 पे होगा क्या मैक्सिमम, या फिर 5 पाई बाई 4 पे मैक्सिमम होगा, स्क्वायर वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाई 2, जिस पे क्या है कि ओपन इंटरवल लगाया हुआ है यहाँ पे भी, है ना, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे ओपन इंटरवल, इसमें 1 ऐड कर लो तो 1 ऐड कर लिया तो 1 से लेके 3 डिवाइड बाई 2 तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक कुछ दिख नहीं रहा अपने को तो, है ना, तो सब इंटरवल आएगा फिर तो, है ना। तो पहला तो गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, दूसरा 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 से लेके 3 क्लोज इंटरवल, इसके अंदर आ जाएगा ये, है ना, इसके अंदर आ जाएगा ये, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। अपना आंसर एग्जैक्ट ये नहीं आया, इसका सब इंटरवल आया है अपना, है ना, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, लाइज इन पूछा है, लाइज इन, ठीक है ना, कौन से इंटरवल में ये आएगा, तो कौन से इंटरवल में आएगा, 3 डिवाइड बाई 2 से लेके क्लोज इंटरवल 3 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। तो इजी कैसे करें कि R3 को रिप्लेस कर लो, है ना, क्योंकि इसमें गायब हो जाएगा अक्स, ठीक है, तो R3 माइनस R2 कर लो, R3 को लिख लो R3 माइनस R2, ठीक है, बाकी ऐसा कैसा लिख लो, तो ये देखो कितना आ जाएगा x माइनस 6 माइनस 1, बाकी आ जाएगा 2 माइनस का 3x और x माइनस 3 आ जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा, यहाँ से इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है, तो सही कर रहे हैं क्या, देख लो एक बार, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R2 से, तो 3 माइनस 2 माइनस का 5 आएगा क्या, माइनस और माइनस माइनस का 5 हो जाएगा ये, ओके, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है, और इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस का 5x दिख रहा है क्या, माइनस का 5x, और इसमें से इसको माइनस करो तो प्लस का 5, अच्छा 5 बाहर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 5 को बाहर निकाल लो और 0 में भेज दो, ठीक है, 5 को बाहर निकाल के 0 में भेज दो तो कितना आ जाएगा, x माइनस 6 और माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 3x और x माइनस 3 माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस x और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, तो एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, देखो एक्सपेंड करोगे तो किसके अलोंग करें, इसके अलोंग कर ले क्या, इसके अलोंग कर लेते हैं, तो देखो x के साथ में क्या आएगा, x के साथ में आएगा कितना, ये गया ये गया ये गया, तो माइनस का 3x माइनस का 3x, ये गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये है यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस ऑलरेडी आएगा, यहाँ पे 6 माइनस 6 है, और इसके साथ में एक माइनस ऑलरेडी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा क्या, प्लस 6, है ना, प्लस 6, तो ये गया और ये गया, तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 3, ठीक है, और इसको लिख लो -1 है ना, तो -1 इंटू ये गया तो माइनस का 2x -1 है, देखो -1 ले लिया तो ये गया और ये गया, ठीक है ना, माइनस का 2x और माइनस आ जाएगा कितना 3x, ऐसा आएगा क्या, माइनस का 2x माइनस का 3x दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ये कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा से चेक कर लेना, यहाँ पे -1 ले लिया और ये कौन सा है A13 है, ठीक है, तो माइनस आएगा ऐसा का ऐसा,
-1 और -1 गया तो ये और ये गया, उसके बाद में -2 x आएगा, ठीक है, और माइनस आ जाएगा 3x। इसको सोल्व कर लो और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो कितना आ रहा है, यहाँ से देखो फाइंड x, ठीक है, ये सोल्व कर लो तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Δ1 इज इक्वल टू दिस एंड Δ2 इज इक्वल टू दिस। तो Δ1 प्लस Δ2 ऐसा कुछ दे रखा है अपने को, है ना। सोल्व कर लेते हैं। देखो Δ1 सोल्व करते हैं पहले। Δ1 अगर सोल्व करें तो कितना आएगा, तो ऐसे तो कुछ जीरो तो होगा नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंड ही कर लो, है ना। तो इसके अलोंग एक्सपेंड करें तो कितना आएगा, x के साथ में कितना आएगा, ये गया ये गया ये गया और ये गया, तो माइनस का x स्क्वायर और -1, ठीक है। उसके बाद में माइनस का साइन थीटा, क्योंकि इसके साथ में माइनस आता है ना, तो माइनस का साइन थीटा और मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, देखो ये गया और ये गया, तो माइनस x साइन थीटा, ये गया था और ये गया था, माइनस का साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ठीक है, माइनस कोस थीटा और प्लस आ जाएगा कितना, कोस थीटा के साथ में क्या आएगा, ये गया और ये गया, तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा, तो एक्स कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, एक्स कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना आ रहा है, देखो ये कितना आ रहा है, माइनस का एक्स क्यूब माइनस आ जाएगा एक्स और माइनस कितना आ जाएगा, एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और कितना आएगा, और देखो यहाँ से प्लस एक्स कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है क्या, एक्स कोस स्क्वायर थीटा और माइनस आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखो माइनस का एक्स क्यूब और यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो कुछ बच रहा है क्या, देखो ये तो 1 तो हो नहीं रहा, ये 1 नहीं हो रहा ना, देखो देखिए सही किया है क्या, माइनस एक्स प्लस का एक्स माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अब यहाँ पे प्लस एक्स ले लो कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, दैट विल कैंसिल आउट, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो Δ2 इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, Δ2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x के साथ में क्या आएगा, x के साथ में आ जाएगा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर और -1, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो माइनस साइन 2 थीटा और ये गया तो माइनस एक्स साइन 2 थीटा, अब देखो सेम सा दिख रहा है क्या मेरे को, माइनस एक्स साइन 2 थीटा, देखो साइन 2 थीटा ये पकड़ा था, ये गया तो माइनस एक्स साइन 2 थीटा माइनस का कोस 2 थीटा, ठीक है। और अगर इसको लिखें तो ये कितना आ जाएगा, प्लस कोस 2 थीटा और साथ में क्या आ जाएगा, ये गया तो माइनस का साइन 2 थीटा, ये गया और ये गया, ठीक है, तो माइनस का साइन 2 थीटा और इसके बाद में कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स कोस 2 थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें, है ना, तो यहाँ पे देखो 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, बाकी सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना। हो क्या रहा है कि देखो सेम टर्म्स आ रही हैं, बस थीटा की जगह पे क्या आ रहा है, 2 थीटा आ रहा है, तो ये फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, ये भी क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर लो तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बस बिल्कुल देखो, एक को सोल्व करने की जरूरत है, दूसरे को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैल्यू ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/3, 0 से लेके π/3, ठीक है, 0 से π/3 के बीच में है, और पूछा क्या है कि वैल्यू पूछिए थीटा की, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए क्या ऑपरेशन लगाएं, C1 को रिप्लेस कर लो, ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है वैसे तो, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा, C1 को रिप्लेस करो C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो बाकी को ऐसा कैसा लिख दो, है ना, बाकी को ऐसा कैसा लिख दो,
तो C1 को अगर रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस। तो ये बाहर ही आ जाएगा क्या, ये बाहर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस 6 थीटा, ये तो बाहर ही आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 1 1 बच गया, बाकी ऐसा कैसा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 कोस 6 थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 4 कोस 6 थीटा और आ जाएगा 1 प्लस 4 कोस 6 थीटा, ठीक है। अब क्या करो कि R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये तो आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा 4 कोस 6 थीटा, और ये कितना आ जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करो 1, इसमें से इसको माइनस करो 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा कितना 1, ठीक है। एक्सपेंड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 1 आएगा, उसके बाद में सारे 0 आ जाएंगे क्या, ये 1 आएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 4 कोस 6 थीटा दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से कोस थीटा कोस 6 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 1 डिवाइड बाई 2, कोस थीटा का वैल्यू ये आ रहा है अपना, है ना। कोस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 1 डिवाइड बाई 2, और कोस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिख देते हैं इसको, पाई माइनस पाई बाई 3, है ना, पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। और 2 पाई बाई 3 अगर लिखें तो 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा क्या, सॉरी डिवाइड बाई 6, तो 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, पाई बाई 9, तो इसका आंसर क्या आएगा, पाई बाई 9, कितना आएगा, पाई बाई 9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाई बाई 9, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको करेक्ट कर लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, इसको चेक कर लेना, क्या आंसर आना चाहिए, पाई बाई 9 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, पाई बाई 9, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो कि कोस 6 थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 6 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई बाई 3 और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 9, ठीक है। आंसर इसका चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर इसका थर्ड आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लेट a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 1, देन दिस इज इक्वल टू वॉट। तो x प्लस ए, देखो ऐसा लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट है x प्लस ए, x प्लस 2 और x प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो क्या करो कि R1 को रिप्लेस कर लो R1 को क्या रिप्लेस करो, R1 प्लस देखो ये कितना हो रहा है 6, कैसे बनाए इसको, तो R1 प्लस R3 कर लो माइनस 2 R2 कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो इसको। तो देखो क्या आएगा, तो क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू बाकी तो देखो R1 को रिप्लेस करना है, तो ये कितना आ जाएगा, R1 को अगर ऐसे लिखेंगे तो a प्लस सी माइनस 2b, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसमें से ये गया तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, ये तो 0 ही हो गया, और ये भी कितना हो गया, 0 हो गया क्या, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी कितना हो गया 0, ठीक है। उसके बाद में x प्लस बी और यहाँ पे x प्लस 3 x प्लस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा x प्लस सी x प्लस 4 एंड x प्लस 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो अपने को गिवन है, इसका वैल्यू कितना गिवन है 1, ठीक है। अगर 1 गिवन है तो इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 0 एंड ये आ जाएगा ऐसा कैसा x प्लस बी x प्लस 3 x प्लस 2 x प्लस सी। देखो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे दोबारा से, ठीक है ना। तो इसको एक्सपेंड कर लो, अगर एक्सपेंड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर सही कर रहे हैं क्या, एक बार चेक करते जाना बस आप, है ना। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6x, तो ये भी बनेगा, तो ये तो सीधा आ गया। कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है इसकी, कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 आ रही है इसकी, तो ठीक है ना। 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, कॉन्स्टेंट फंक्शन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो अब चाहे 50 पुट करो, चाहे से -50 पुट करो, वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा, है ना, वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, तो इसको भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं क्या। तो इसको देखो R3 बड़ा दिख रहा है, तो R3 को रिप्लेस कर लो, R3 को रिप्लेस कर लो किससे, R3 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है ना, इससे गायब हो जाएगा क्या, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा x माइनस 2, 2x माइनस 3, और ये आ जाएगा 3x माइनस 4। बाकी ऐसा कैसा लिख लो, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4, और आ जाएगा 4x माइनस 5, ठीक है। ये देखो जीरो हो जाएगा क्या, 3x तो गया, x तो गया, तो ये 55 और ये भी 55, तो ये जीरो हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर ये 50 जीरो हो गया तो और भी अच्छी बात है ना। यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे कितना आएगा देखो 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, है ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब एक्सपेंड कर लो, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस के साथ में प्लस कर लो एक बार, इसके साथ में देखो अब कर लो, तो -1 इंटू माइनस तो रहता ही है, तो ये प्लस हो गया, इंटू में क्या आएगा, ये गया, तो कितना जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इंटू में आ जाएगा 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 माइनस कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 4, ठीक है। एक तो ये आएगा, और उसके बाद में प्लस 3x माइनस 8, इसके साथ में क्या आएगा देखो, इसके साथ में ये गया और ये गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4, माइनस का आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, देखो इसको आगे अगर सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म तो गायब हो जाएगा, ठीक। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो माइनस का 10x, माइनस का 12x, तो माइनस का 22x आएगा क्या, माइनस का 22x, माइनस का 22x, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसके साथ ले जाओ तो माइनस का 8x हो गया, और इसके साथ ले जाओ तो माइनस का 9 हो गया क्या, माइनस का 9x, ठीक है, माइनस का 9x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 8 16 17, और ये माइनस का 22, तो माइनस का 5x रह गया क्या, माइनस का 5x। अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे तो देखो यहाँ से 3x स्क्वायर, यहाँ से 3x स्क्वायर, देखो कुछ दे रखा है क्या, अपने को पूछा क्या है, बी और सी पूछा है, क्यों कर रहे हैं सोल्व, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब b मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो अपने को यहाँ से तो कितना दिख रहा है, ये तो जीरो हो गया था ना, ये तो जीरो हो गया था। यहाँ से देखो एक बार क्या आ रहा है, यहाँ से कांस्टेंट लो और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट लो, ठीक है। तो कितना दिख रहा है देखो 8, और यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो ये तो आ जाएगा माइनस का 4, और ये माइनस का 6, तो माइनस का 10x, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 12x, माइनस का 12x, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, और b है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आप ये चेक कर लो एक बार, है ना। चलो अगर मैं यहाँ से ऐसे सोल्व कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना है ना, तो ये तो 1 हो गया, इसको तो छोड़ो। अब देखो ये तो हो गया कितना, 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, और ये माइनस का तो 2x स्क्वायर यहाँ से बच गया, ठीक है। यहाँ से देखो कितना बच गया, ये तो कितना हो गया माइनस का 10x, और यहाँ से माइनस का 12x था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2x, है ना, कितना रह गया प्लस का 2, माइनस का 8 इंटू प्लस का 2, तो माइनस का 16, ऐसा ही आया क्या, ओके। तो यहाँ से 3 माइनस का 4x, माइनस का 4x, और ये माइनस का 6x, माइनस का 10x, ठीक है। यहाँ से माइनस का 10x आया, और यहाँ से माइनस का 12x आया, तो माइनस माइनस प्लस 12x, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर,
प्लस का ये क्या, ये 8x² और 3 दूनी 6, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना एक बार, सी कांस्टेंट चेक कर लो। कांस्टेंट देखो यहाँ से तो कितना आएगा 15, माइनस का 15, प्लस का 15, और यहाँ से कितना आएगा प्लस 4 3 12 और माइनस, तो 15 माइनस 12, यहाँ से आ जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ से कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा देखो -8 के साथ में कितना आएगा, यहाँ से कांस्टेंट देख लो, तो ये हो जाएगा कितना 8 और -9, है ना। 8 -9 तो हो गया कितना, माइनस का 8 माइनस का 1, तो माइनस का प्लस का 8, प्लस का 8 और 3, प्लस का 8 और 3, ऐसा ही दिख रहा है क्या, प्लस का 8 और 3। बाकी आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डाउट सेशन में पूछ लेना, ठीक। नेक्स्ट, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस आर m एंड m रेस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर्ड पेयर स्मॉल m एंड कैपिटल M, ठीक है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो। इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो कॉलम 2 को देखो, कॉलम 2 में कुछ दिख रहा है कि पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, तो कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो किससे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, ठीक है ना। कॉलम 2 को रिप्लेस कर दो, माइनस का कर दो कॉलम 1, ओके, तो 0 0 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, चलो देख लो ये कितना हो जाएगा। इसको तो ऐसा कैसे लिख लो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और 12, और ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा, ये ऐसा कैसा 1 1 और -2। इसको सोल्व कर लो अब, ठीक है। इसको आगे सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अलोंग सोल्व कर लो तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 और ये गया, तो कितना, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा होता है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा 4 कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा, 4 कोस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से लेके, थीटा बिलोंग्स टू π/4 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो मिनिमाइज करना है, देखो कोस थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है, ऐसा कुछ नहीं बनता है, मतलब ऐसा कुछ बनता है ना। ये क्या होता है π/2 पे, है ना, ये 0 होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या होता है 0 पे मैक्सिमम होता है, π/2 होता है ये। अब कहाँ से कहाँ तक है, π/4 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम होगा π/2 पे होगा ना। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो थीटा इक्वल टू π/4, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा कितना 0, है ना, मिनिमम हो जाएगा कितना 0, मिनिमम हो जाएगा 0। और मैक्सिमम कितना कब होगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा π/2, 2 थीटा कितना हो जाएगा टू थीटा कितना हो जाएगा पाई और माइनस का 4, तो मिनिमम हो जाएगा माइनस का 4 और मैक्सिमम हो जाएगा 0, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए। दोनों पे क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल। यहाँ पे अगर क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, -4 और 0, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में गिवन है, 4th ऑप्शन में, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर पूछा है, तो ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये रेंज नहीं है ना, कि m का वैल्यू, स्मॉल m का वैल्यू है -4 और कैपिटल M का वैल्यू है 0, ठीक है। ऐसा कुछ गिवन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a + x = दिस, b + y = c + z + 1 where a b c x y z are non-zero distinct real number, ओके। तो देखो किस में से किसको माइनस करें, R2 को कर लेते हैं R2 - R1, R2 को कर लेते हैं R2 - R1। जब कुछ नहीं दिखे तो ऐसा कर लिया करो R3 - R1, ठीक है। एटलीस्ट 2 तो 0 के पास जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसा कैसा लिख दो, x a + y और x + a, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा y - x, ये हो जाएगा y - x, दिस माइनस दिस करेंगे तो b - a बच जाएगा, है ना। दिस माइनस दिस करेंगे, अगर दिस माइनस y + b और y + b किसके इक्वल है, a + x के, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल ही हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल, y + b = x + a। तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कितना जाएगा 0,
ठीक है। उसके बाद में ये कितना आएगा जेड माइनस एक्स, और इसमें से इसको माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। इसमें से अगर इसको माइनस करें तो ये कितना आ जाएगा ए प्लस सी माइनस ए, ठीक है। ये आ जाएगा सी माइनस ए, और इसमें से इसको माइनस करो तो सी प्लस जेड, और ये दोनों भी इक्वल है तो ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। ये वैल्यू भी कितना आ जाएगा सी प्लस जेड। अच्छा ये प्लस 1 हो रहा है साथ में, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कितना R3 माइनस ये कर रहे हैं ना, R2 को कर दिया, R3 को कर रहे हैं, तो जेड प्लस सी। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ मैं माइनस का वन लिख सकता हूँ, माइनस का 1 और माइनस ए माइनस एक्स ये लिख सकता हूँ। और अगर इन दोनों को ऐड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये बचेगा -1। यहाँ पे कितना बचेगा -1, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, ठीक है। आगे सोल्व कर लो इसको, तो आगे अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो x प्लस ए तो बाहर निकाल लो, है ना, इसके अलोंग एक्सपेंड कर लो इसको, x प्लस ए को बाहर निकाल लिया, इसके साथ में क्या आएगा, ये गया, तो y माइनस एक्स इंटू सी माइनस ए, और माइनस कितना आ जाएगा जेड माइनस एक्स इंटू बी माइनस ए, और ये 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा -1 इंटू ये गया, तो x इंटू बी माइनस ए, और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये गया, और y माइनस एक्स इंटू ए प्लस वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको आप आगे सोल्व कर लोगे, तो पूछा क्या है कि ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करो, देखिए क्या आ रहा है, इसके किसके इक्वल आ रहा है, ये देखो x प्लस ए, इसको ऐसा कैसा लिख लो, ये क्या आ रहा है वाई सी माइनस वाई ए माइनस एक्स सी प्लस एक्स ए, ठीक है। और ये क्या आएगा माइनस जेड बी, माइनस का जेड बी, या फिर इसको देखो आगे और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको आगे और सोल्व करें क्या, आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। देखते हैं ना, जेड बी और माइनस हो जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस हो जाएगा कितना जेड ए, यहाँ पे बी माइनस ए आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद में कितना आ जाएगा, इसके बाद में आएगा माइनस प्लस का बी एक्स, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आ जाएगा माइनस हो गया, ये प्लस और माइनस का आ जाएगा कितना एक्स ए, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद में देखो आगे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आगे आप कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ऐसे इसको सॉल्व करना है। इसको आगे देखो क्या करोगे कि x माइनस ए भी अगर, अच्छा यहाँ से x माइनस ए बच गया ना, तो चलो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, आगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। ए बी सी के बारे में क्या बोल रखा है, ए बी सी के बारे में कांस्टेंट बोल रखा है, तो आप एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो ना, उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बाकी आप यहाँ से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन और गिवन है, लेट एम एंड एम रेस्पेक्टिवली द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये और ये दोनों सेम है ना, तो कर लो, इसमें भी ऑपरेशन लगा लो, क्या लगाओ, इसमें भी ऐसा सेम सा ऑपरेशन लगा लो। देखो अगेन वही क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, तो ना, तो इसको ऐसे लिख लो C1 को लिख लो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये कितना आ जाएगा, और अगर ऐसा लिखोगे तो सेम आएगा और बाहर आ जाएगा, है ना। क्या आएगा बाहर, देखो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन 2x, तो ये वन बन गया, तो 2 प्लस कोस 2x, ये वन नहीं बना, ये वाला 1 बन गया ना, ये हो जाएगा कोस 2 प्लस साइन 2x, ये तो बाहर आ गया, ठीक है, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1 और यहाँ पे ऐसा कैसा रह जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन 2x है, यहाँ पे भी साइन 2x है, और यहाँ पे है 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। अब इसमें से सोल्व कर लो, तो देखो 2 प्लस साइन 2x है ना,
और क्या करो, R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर दो R3 माइनस R1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 1 और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x, इसमें से इसको माइनस करो, 0 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ऐसा आएगा क्या? तो अब सोल्व कर लो। देखो ये -1 आएगा साथ में, तो माइनस का 2 प्लस साइन 2x, और उसके बाद में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है अपना, ये आ रहा है ना। अब इसमें देखो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना। तो माइनस ऑफ 2 प्लस साइन 2x। ठीक है, साइन 2x का वैल्यू मिनिमम कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। ठीक है, -1 से 1 तक। तो देख लो, माइनस ऑफ 2 प्लस -1 से 1 तक। ठीक है, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके हो गया ये 3 हो गया क्या, 1 से लेके 3 तक। ठीक है, और क्लोज इंटरवल आएगा 1 से लेके 3 तक, और ये वैल्यू माइनस लगी हुई है तो -3 से लेके -1 तक, -3 से लेके -1 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है ना, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 वेरिएबल्स, तो अगर 2 वेरिएबल्स है तो लीनियर सिस्टम है ना। 2 वेरिएबल है तो ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन। ये कैसी है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन है तो अपन लाइन की इक्वेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो A1 डिवाइड बाई A2, चलो ऐसे मान लेते हैं कि दोनों क्या है, सेम ही लाइन है, तो A1 डिवाइड बाई A2 डिवाइड बाई, और A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, अगर ऐसा है तो सेम ही लाइन आ जाएगी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब एक लाइन ये है और इसके ऊपर दूसरी लाइन है ये। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइन है, अगर ऐसे बोलते हैं, देखो अगर एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है ना, हर पॉइंट उसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। अब देखो पैरेलल लाइन है, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 तो क्या आएगी, पैरेलल लाइन आएंगी, पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद में A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 है ना। अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। एक जगह पे काटेंगे लाइन तो क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट पे काट सकते हैं, तो एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके लिए देखो अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की फॉर्म में निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा क्या आएगा, इसको ऐसे लिख लो, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C2। ठीक है, तो डेल्टा क्या आएगा, यहाँ से डेल्टा आएगा तो A1 B1 और A2 B2, ये तो क्या होगा, डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा वन कि डेल्टा वन में क्या करो कि इसकी जगह पे ये ले आओ, तो C1 C2। ठीक है, C1 C2 और B1 B2। अब डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा 2 के लिए क्या करो, दूसरी जगह पे, यहाँ पे तो A1 A2 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा, C1 C2, ये आ जाएगा डेल्टा 2। अब यहाँ से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ कंडीशन 1, इफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, अगर तीनों इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो 2 कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर डेल्टा इक्वल टू 0 के लिए बोल देते हैं एक बार, इसके लिए अलग से लिख देता हूँ मैं ना। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, क्योंकि अपन एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, और वाई का वैल्यू क्या लिखते हैं, डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा से। ठीक है, ये लिखते हैं अपन। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो, अगर डेल्टा 0 हो और डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर डेल्टा 2 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा अपना, नो सॉल्यूशन।
तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और जो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 3 वेरिएबल्स यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 और दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो डेल्टा क्या लिखेंगे, डेल्टा तो ये लिख दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। डेल्टा वन के लिए क्या करो कि इस लाइन को हटा दो, है ना, जो पहली वाली लाइन है इसको हटा दो और यहाँ पे क्या ले आओ, d1 d2 और d3। ठीक है, डेल्टा 2 के लिए क्या करो कि बीच वाला हटा दो, है ना, बीच वाला जो कॉलम है उसको हटा दो और उसकी जगह पे क्या ले आओ, d1 d2 d3। ठीक है, और डेल्टा 3 के लिए क्या करो, कॉलम 3 हटा दो और वहाँ पे क्या ले आओ, d1 d2 d3। ठीक है, तो यहाँ से अपन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप। क्या करोगे, देखो कैसे याद रखोगे, याद रखने का तरीका बताऊँ क्या, ऐसे रखो याद कि मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अगर ऐसा गिवन है तो पहले तो इसको लिख लो, इधर इधर वाला का लिखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा, तो ये कितना आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, उसके बाद में देखो एक एक को हटाते जाओ, अगर इसको हटा दिया, पहले को हटा दिया तो क्या मिलेगा, डेल्टा 1। ठीक है, इसको हटा दिया तो क्या मिलेगा, डेल्टा 1। इसको हटा दिया और इसकी जगह पे d1 d2 वाली टर्म लिख दी तो क्या आएगा, डेल्टा 2। और इसको अगर तीसरे कॉलम को ऐसा कैसे हटा दिया और यहाँ पे d1 d2 d3 लिख दिया तो क्या आएगा, डेल्टा 3। ऐसे याद रख लोगे। अब यहाँ से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, y क्या आएगा, y आएगा डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा एंड z क्या आएगा, डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना x y और z की वैल्यू। ठीक है, अब इसके लिए भी कंसिस्टेंट हो सकते हैं या इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं या फिर सॉल्यूशन हो सकता है या सॉल्यूशन नहीं हो सकता, वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, ये वाली चीज़ें जो लिखूंगा अभी वो ध्यान रखनी है अपने को ना। तो दो चॉइस हो सकती है अपने पास, क्या हो सकता है कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें भी क्या हो सकता है, डेल्टा अगर 0 है, इसमें भी क्या हो सकते हैं, कुछ और कंडीशन हो सकती है कि तीनों डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, अगर ये भी तीनों 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सारे 0 हो जाए, सारे के सारे ही 0 हो जाए तो क्या हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद में अगर मान लो डेल्टा 0 है, ये डेल्टा तो 0 है, ठीक है, और डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो डेल्टा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है और डेल्टा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है और डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, मतलब क्या हुआ कि डेल्टा तो 0 है, मतलब देखो यहाँ पे देखो डेल्टा तो क्या है, ये तो क्या है, 0 है, ये तो 0 है, ऊपर वाला कुछ नंबर आएगा, मान लो 1 आया, तो ये क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, अनडिफाइंड। तो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। इसके लिए क्या बोलते हैं अपन, नो सॉल्यूशन, है ना। यहां से क्या बोलेंगे इसके लिए, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तो इसके लिए क्या हो सकता है कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, है ना, क्या हो सकता है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन क्या होगा, वो x इज इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा, x इज इक्वल टू डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा और y है यहाँ पे z है, तो डेल्टा 3 डिवाइड बाई डेल्टा, है ना, 1 सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। ठीक बात है, ऐसे कैलकुलेट कर लोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट होमोजीनियस सिस्टम के बारे में देखते हैं। देखो होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम का मतलब क्या है कि एवरी टर्म हैज इक्वल डिग्री। देखो यहाँ पे इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1। ठीक है, सिमिलर सी बात है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x y z अगर तीनों 0 है, इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, है ना। x y z तीनों को अगर 0 लिख दें तो इसका हमेशा से एक सॉल्यूशन होगा। दिस सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रिवियल सॉल्यूशन और 0 सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसे मैंने बताया ट्रिवियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, सॉरी ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तीनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0,
अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है, दिस सिस्टम हैज़ ओनली वन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू जीरो है और डेल्टा वन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा डेल्टा वन जीरो? डेल्टा टू भी जीरो आएगा और डेल्टा थ्री भी जीरो आएगा। क्यों आएगा ये मेरे को बताओ। देखें डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा वन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे D1 D2 और D3, यहाँ पे B1 B2 B3 और यहाँ पे C1 C2 और C3 लिखते हैं कि नहीं लिखते, ये आपको पता है ना। अब D1 D2 और D3 ये पूरा का पूरा कॉलम देखो, यहाँ पे क्या है, जीरो है कि नहीं, जीरो, ये जीरो जीरो आ जाएगा। तो डेल्टा वन हमेशा क्या आएगा, जीरो। डेल्टा टू भी हमेशा क्या आएगा, जीरो। डेल्टा थ्री भी हमेशा क्या आएगा, जीरो। अब ऑलरेडी ये तो पता चल गया कि डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। देखो क्वेश्चंस में ध्यान रखना आप, अगर होमोजेनियस गिवन है तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। ये तो डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तो कैसे आएंगे, जीरो आएंगे। अब यहाँ पे चेक क्या करना है अपने को, चेक ये करना है कि डेल्टा, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हुआ तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि जीरो डिवाइड बाई समथिंग वैल्यू आएगी यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे भी जीरो डिवाइड बाई समथिंग वैल्यू आएगी और जीरो डिवाइड बाई यहाँ पे समथिंग वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी, 0,0,0 और ये ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बात तब करेंगे जब होमोजेनियस सिस्टम हो, ठीक है ना, और डेल्टा इक्वल टू जीरो हो। दिस सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना। बस एक बात ये देखो क्वेश्चंस में गिवन आती है कि ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे या नॉन ट्रिवियल होंगे, नॉन ट्रिवियल होंगे, ठीक है। उसके लिए पहले यही देख लो कि होमोजेनियस सिस्टम है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, ठीक है। और अगर होमोजेनियस सिस्टम है इसका मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री जीरो होंगे और डेल्टा फाइंड आउट कर लो। डेल्टा अगर नॉन जीरो आया तो ट्रिवियल सोल्यूशन, क्योंकि वैल्यू क्या आएगी, जीरो 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 आएगी। और अगर डेल्टा भी जीरो आ गया इसका मतलब जीरो डिवाइड बाई जीरो, जीरो डिवाइड बाई जीरो, ऐसा कुछ आएगा जो कि क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, दैट मीन्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है ना। इसको अगर अपन समराइज करें तो देखो ऐसे समराइज कर देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या हो सकता है, देखो डेल्टा, पहले तो डेल्टा सोल्व करो। तो डेल्टा क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है या डेल्टा नॉट जीरो आ सकता है, ठीक है। तो डेल्टा सोल्व करने के बाद में क्या हो सकता है कि देखो डेल्टा अगर जीरो आ गया तो उसके बाद में भी कुछ कंडीशन आ सकती है कि डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री। अगर तीनों जीरो आ गए तो एक तो केस ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक ये कंडीशन हो सकती है कि डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री इनमें से कोई सा एक आ जाए नॉन जीरो, ठीक है। तो यहां से तो क्या बोलेंगे अपन, सिस्टम इज, अगर सारे जीरो है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये याद रखना, ठीक बात है। यहां से देखो अगर यहाँ से डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इनमें से कोई सा एक नॉन जीरो आ गया और डेल्टा जीरो मतलब समथिंग डिवाइड बाय जीरो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट। पहले तो इसको लिख दो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। और कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये तो आपको देखो पता भी चल जाएगा, है ना। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए देखो क्या क्या हो सकता है कि सिस्टम क्या है, देखो डेल्टा अगर नॉन जीरो आया इसका मतलब डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा और डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा थ्री डिवाइड बाई डेल्टा, इनके कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो कंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट है तो सिस्टम की वैल्यू क्या आएगी, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आएगा क्या, वो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वन डिवाइड बाई डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा एंड जेड इज इक्वल टू डेल्टा थ्री डिवाइड बाई डेल्टा, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद में एक बात और कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बात क्या करूं मैं, देखो अगेन ऐसा लिख दूं कि यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसा याद रखो। या तो सिस्टम क्या हो सकता है, होमोजीनियस हो सकता है, सिस्टम क्या हो सकता है, होमोजीनियस, या फिर क्या हो सकता है, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस है इसका मतलब डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री इज इक्वल टू जीरो, तीनों कैसे हैं, जीरो हैं। तो यहां से देखो क्या हो सकता है, डेल्टा, अब अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, चलो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात कर लेते हैं। डेल्टा जीरो हो सकता है, डेल्टा नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस ऐसा लिख लेता हूँ एक बार के लिए यहाँ पे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, होमोजीनियस के लिए क्या होगा, डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस में क्या आएगा, डेल्टा आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक बात यहाँ से। अब देखो
यहाँ से एक बात क्या हो सकती है कि डेल्टा 0 हो सकता है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है और ये भी सारे 0 है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम कैसे है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 डिवाइड बाई 0 ऐसा कुछ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सारे कैसे हैं, 0 है, इसका मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0 0 आएगी। तो सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों की वैल्यू कैसे आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। अब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए भी दो कंडीशन हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, एक तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो और एक डेल्टा का वैल्यू क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो डेल्टा अगर नॉन इक्वल टू 0 हो, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा अगर 0 है और इनमें से अगर कोई नॉन 0 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो डेल्टा 0 है और यहाँ पे ऐसा लिख लो, दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन क्या हो सकती हैं कि अगर ये 0 है और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3, अगर ये तीनों 0 हैं, है ना, अगर ये तीनों 0 हैं तो मतलब ये भी 0 मतलब कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्यों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके बाद में अगर मान लो ये नॉन 0 है ना, ये नॉन 0 है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे आता है ना डिनोमिनेटर में, और इनमें से नॉन 0 है तो इसका सॉल्यूशन आएगा कुछ ना कुछ, कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और है, इसमें एक कंडीशन क्या है कि अगर डेल्टा 1 इनमें से कोई सा, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, इनमें से अगर कोई एक नॉन 0 है और डेल्टा अगर 0 है तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। देखो ये तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग भी रहा होगा, बस ये स्लाइड याद रख लेना। अगर ये स्लाइड याद है, आपको याद करने की वैसे जरूरत तो है नहीं, आप चेक कर लोगे, डेल्टा चेक करोगे और डेल्टा चेक करने से मोस्टली आइडिया लग जाता है कि सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। तो ये स्लाइड याद कर लेना, बाकी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल्टा सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले काम क्या है, डेल्टा सोल्व करना, क्योंकि डेल्टा में वेरिएबल है तो डेल्टा सोल्व कर लो। 1 2 2 और 1 3 3, उसके बाद में क्या है 1 2 और a स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा 0 बना लेंगे, और वैसे 0 बनाने की जरूरत है नहीं, है ना। 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3, और इसको ऐसे कर लिया, उसको माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस का 6 और अच्छा चलो ऐसा करेंगे एक बार 1 1 1 2 3 2 2 3 a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, तो एक बार ऐसे लिख लो कि C2 को रिप्लेस कर दो C2 माइनस C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दो C3 माइनस C1 से, ठीक है। तो देखो 1 2 2, इसमें से इसको माइनस करो, देखे 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया 1 आ गया, 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया 0, ये 0 और ये आ जाएगा कितना, a स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है, डेल्टा का वैल्यू आ रहा है a स्क्वायर माइनस 3, ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 है 5 है और a प्लस 1 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम तो नहीं है, ठीक है ना। होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, इसका मतलब डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे 0 नहीं है, ठीक है, सारे 0 नहीं है, है ना, सारे 0 नहीं है, ठीक है। अब देखो डेल्टा को अगर a का वैल्यू अगर अपन क्या पुट कर दें, a का वैल्यू अगर √3 पुट कर दें तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 3। अगर a स्क्वायर 3 हो गया
इसका मतलब डेल्टा इक्वल टू 0 हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा 1 चेक कर लो, कोई सा भी एक डेल्टा 1 चेक करो, तो ये आ जाएगा 2 5 a प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और 3, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 2 और a स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा डेल्टा 1। अब देखो a का वैल्यू अगर अपन क्या पुट करें, a का वैल्यू अगर √3 पुट कर दे, ठीक है ना, तो डेल्टा क्या बन जाएगा, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0 और डेल्टा i इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा i क्या बन रहा है, नॉट इक्वल टू 0, है ना। देखो चेक कर लो, यहाँ पे क्या करो, √3 पुट कर लो। अगर यहाँ पे √3 पुट करोगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो एक इरेशनल नंबर आ गया, इसका मतलब कटेगा तो नहीं पूरा। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा 1 की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है और ये डेल्टा कैसा आ गया, 0 आ गया क्या, है ना, ये कैसा आ गया 0, इसका मतलब समथिंग डिवाइड बाय 0 वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है, तो इनकंसिस्टेंट होगा एट मोड a इज इक्वल टू 3 पे। पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। हैज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन थोड़ी आ रहा है, ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन एट a इक्वल टू 4, ये तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट।